नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 24,500। ये लेवल एक तरह से एक गेट की तरह है। अगर ये गेट खुला तो यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ से ये नहीं खुला तो यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो आज निफ्टी मींस इस हफ्ते निफ्टी 24,056 पर क्लोज हुआ है, लेकिन हफ्ते भर में देखें तो 0.4% का गेन है, और ये गेन तब मिला है जब अमेरिका में मार्केट्स गिरे हैं। तो इंडिया के कुछ यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज है, तभी यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है। अब 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। सोचिए ये एक छत की तरह है, अगर मार्केट इस छत को तोड़ के ऊपर जाती है तो अगला टारगेट 24,800 होगा, और फिर 25,000 भी हो सकता है। अगर तोड़ नहीं पाती तो नीचे यहाँ पर 23,800 पे सपोर्ट मिलेगा। अगर ग्लोबल पिक्चर भी देखें तो यहाँ पर दो चीज हुई है। ईरान यूएस के बीच फ्रेश टेंशन हुआ है एमओयू साइन होने के बाद। 26 जून को एक ड्रोन अटैक हुआ और एक शिप हिट भी हुआ। और अमेरिका दूसरा है कि एक अमेरिका में चिप स्टॉक्स फिर से प्रेशर में है। नेस्डेक पिछले हफ्ते 4.6% गिरा है, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है ग्लोबल। लेकिन इंडिया में कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी, जैसे एफआईआई ने इस महीने बॉन्ड में 35,000 करोड़ डाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि आरबीआई ने कहा है कि अभी रेट्स हाइक की बात करना थोड़ा जल्दी होगा, और ऑयल $76 के आसपास है, जो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जुलाई में आने वाले Q1 अर्निंग की। ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा ने एक डिटेल्ड प्रीव्यू दिया है स्पेशली कंज्यूमर कंपनीज के लिए, जैसे नेस्ले, टाइटन, आईटीसी, ब्रिटानिया, कोलगेट। तो देखो दोस्तों, बेसिक इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं कि जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनीज को या तो प्राइस बढ़ाना पड़ता है या मार्जिन इनके कम होते हैं। तो इस बार रॉ मटेरियल कॉस्ट नियरली डबल डिजिट इन्फ्लेशन पर है, मतलब 8 से 10% ऊपर, लेकिन कंपनी सिर्फ 4 से 5% ही हाइक ले पाई है, इसलिए मार्जिन पे प्रेशर आएगा ही। अब देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी सेफ है। पहली कंपनी है टाइटन। गोल्ड प्राइसेस पीक से 13% तक गिर चुके हैं, तो ज्वेलरी मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, और टाइटन पर लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा इसका। दूसरी बात करें तो नेस्ले और ब्रिटानिया, इनके रॉ मटेरियल्स में इन्फ्लेशन सबसे कम है, तो ये बेस्ट प्लेस्ड है अपनी जगह पे। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी मुश्किल में है। फर्स्ट है आईटीसी। कंपनी ने 25 से 30% प्राइस बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने उससे भी ज्यादा टैक्स 40% बढ़ा दिया है, तो गैप बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो मार्जिन यहाँ पर सफर करेगा ही। दूसरी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट। यहाँ पर ग्लास और ग्लोबल स्कॉच के प्राइसेस बढ़े हैं, तो और प्राइस बढ़ाने की एबिलिटी लिमिटेड है इनके पास। तीसरा है ईपीएल और कोलगेट। पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट हाई है, तो मार्जिन इनके भी हर्ट होंगे। तो नमूरा का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट पीस डील होल्ड करती है, ऑयल प्राइसेस भी नीचे रहे कंटिन्यूअसली, तो सितंबर क्वार्टर से मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। तो दोस्तों अब एक रेगुलेटरी स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी और अनिल अंबानी के सेटलमेंट रिक्वेस्ट फिर से रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। पहले यस बैंक केस में भी रिजेक्ट हुआ था, अब दूसरी बार। तो केस है क्या दोस्तों? केस ये है कि सेबी ने इन पे आरोप लगाया था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 17,670 करोड़ ऑलमोस्ट $1.9 बिलियन एक एंटिटी को डाइवर्ट किया, जिसका नाम है सीएलई प्राइवेट लिमिटेड। और सेबी का कहना है कि सीएलई फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अन्य अंबानी ग्रुप की कंपनी थी और उनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, और सीएलई ने इन फंड्स का यूज करके 11,200 करोड़ से ज्यादा रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया एक डिकेड में पूरे। तो कोर एलिगेशन समझ आ गया कि ये एक मिस यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनी फंड्स है पब्लिक शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अनिल अंबानी ग्रुप का कहना है कि ये जो एलिगेशन है वो डिनाई कर रहे हैं और मैटर कोर्ट में है। ईडी और एसएफआईओ भी पैरेलल प्रोब्स कर रहे हैं, लेकिन सेबी ने सेटलमेंट अभी रिजेक्ट किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 3,000 करोड़ का पब्लिक फंड रेज कर रही थी, तो ये अब थोड़ा रिस्क में लग सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेसन ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर प्लेज हाई है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो या रेगुलेटर इश्यू है या तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए आपको। अब इस हफ्ते का पूरा मार्केट डेटा देख लेते हैं, क्या हुआ और क्यों हुआ। इंडिया की बात करें तो निफ्टी 0.4% फॉर द वीक ऊपर रहा। अमेरिका नेस्डेक पिछले हफ्ते 4.6% गिरा। S&P 500 2% गिरा। क्यों? चिप स्टॉक फिर से डंप हो रहे हैं दोस्तों। 23 जून को माइक्रोन 10% नीचे, सैंडिक्स 11% नीचे, AMD 6% नीचे। ये बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। पहले रेडकॉम ने डिसअपॉइंटिंग गाइडेंस दिया, फिर OpenAI IPO डीले की रूमर आई, और इस हाइपर स्केल स्पेंडिंग का सवाल उठा, तो चिप स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ऊपर थे, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। तो इंडिया आईटी के लिए वार्निंग सिग्नल आया दोस्तों कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो के जो यूएस टेक क्लाइंट्स हैं, अगर कैपेक्स कट करें तो आईटी ऑर्डर्स इफेक्ट हो सकते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिस्क है, मॉनिटर करते रहिए। इंडिया में पॉजिटिविटी ये है कि ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहा। इंडिगो 4.6% अप, M&M 4.2, मारुति 3.8, बैंक्स भी पॉजिटिव रहे, ICICI, SBI 1% के आसपास, और एफआईआई बॉन्ड इनफ्लो रहा 35,000 करोड़, जो कि गुड साइन है। तो दोस्तों अब बात लेते हैं एक ग्लोबल रेट पिक्चर की, जो इंडिया के एफआईआई फ्लो और बॉन्ड की डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। तो IMF का कहना है कि फेडरल रिजर्व का रेट गाइडेंस रिड्यूस करना एंटायरली अप्रोप्रिएट है,
यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने भी फेड के कम्युनिकेशन रिसेट को अपलोड किया है और डॉट प्लॉट की रिलेवेंस पर सवाल उठाया है। तो डॉट प्लॉट क्या है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था और दोबारा बता रहा हूँ, ये फेड का एक चार्ट है जिसमें वो फ्यूचर रेट कट्स का सिग्नल देते हैं। अब बेसेंट बोल रहे हैं कि ये चार्ट यूजलेस है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो गोल्डमैन सैक का व्यू क्या है कि 2026 में कोई कट नहीं और ड्यूज बैंक 2 हाइक पॉसिबल बता रहा है। तो मार्केट कंफ्यूज है आज के टाइम में। तो आरबीआई का स्टैंड क्या रहा कि प्रीमेच्योरली टू डिस्कस रेट हाइक्स, मतलब ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है कि अभी डिसाइड कुछ भी नहीं है कि रेट हाइक के लिए डिस्कस करें। और इंडिया बॉन्ड्स इस हफ्ते रैली किए हैं, ऑयल के वॉर ड्रिवन गेन इरेज हुए और यील्ड एडजस्ट हुआ। तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए गुड साइन है। अब दोस्तों अगले हफ्ते क्या देखना है, 5 की ट्रिगर्स हैं। पहला ट्रिगर है यूएस ईरान हॉर्मुज सिचुएशन। अगर 26 जून को जो अभी फ्रेश ड्रोन अटैक हुआ है, अगर टेंशन बढ़ा तो जो क्रूड ऑयल है वो 80 प्लस भी जा सकता है, जो कि इंडियन इंपोर्ट बिल के लिए बेकार है और ये सबसे बिग वाइल्ड कार्ड है। ट्रिगर 2 चिप स्टॉक सेल ऑफ कंटिन्यूएशन, मींस अगर नेस्डेक और चिप स्टॉक्स प्रेशर में रहे तो इंडियन आईटी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं। तो वॉच करो पर ओवर रिएक्ट मत करो। ट्रिगर 3 Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 अर्निंग स्टार्टिंग जुलाई फर्स्ट वीक। तो कंज्यूमर कंपनीज पहले आएंगी, न्यूमेरा ने वार्न किया है, मार्जिन अंडर प्रेशर रहेंगे। तो एक्चुअल रिजल्ट देखो, सिर्फ एस्टिमेट पर मत चलो। ट्रिगर 4 है दोस्तों सेबी जो अंबानी डिटेल्ड ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर जो बात कर रहे हैं, तो सेटलमेंट रिजेक्ट करने के बाद सेबी टिपिकली डिटेल्ड पेनल्टी ऑर्डर देता है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस और फंड रेज प्लान इंपैक्ट हो सकते हैं इससे। और ट्रिगर 5 है एफआई का फ्लो नेक्स्ट वीक देखना, अगर हरमुज स्प्लिट होता है और एफआई रिस्क ऑफ मोड में आ सकते हैं तो इसको ट्रैक करिए। तो चलो डेटा से एक्शन पर आते हैं। 4 रूल है। रूल नंबर 1 24,500 की बात करते हैं, वो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट को वॉच करो। डोंट चेज, लेवल इंपॉर्टेंट है पर सिर्फ लेवल के नाम पे बाय मत करो। वॉल्यूम, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल कंटेक्स्ट देखो। पॉज ब्रेकआउट भी होते हैं दोस्तों। Q1 इजिकल टू एक्चुअल डेटा नॉट एस्टिमेट्स। मतलब नोमरा ने प्रीव्यू तो दिया है लेकिन एक्चुअल रिजल्ट अलग हो सकते हैं दोस्तों। रिजल्ट आने के बाद एक्चुअल मार्जिन ट्रेजेक्टरी और मैनेजमेंट कमेंट्री देखो। रूल नंबर 3 सेबी एक्शन इज इक्वल टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिग्नल। मतलब पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हिस्ट्री देखो, प्रमोटर प्लेजिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और रेगुलेटरी हिस्ट्री, ये मैटर करता है। रूल नंबर 4 यूएस चिप सेल ऑफ इज इक्वल टू इंडियन आईटी इनडायरेक्ट रिस्क। मतलब अगर डायरेक्ट यूएस चिप अगर डायरेक्ट इंडिया में लिस्टेड नहीं है लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के जो यूएस टेक क्लाइंट्स हैं, अगर स्पेंडिंग वहां पर कट होती है तो इंडियन आईटी ऑर्डर बुक्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मॉनिटर करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हेल्पफुल लगा हो आज का वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तब तक के लिए डेटा देखो, खबर नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।